Welcome back to our channel Your Educator Friend, a new learning space for you all. तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फॉर क्लास 11th बेसिक्स। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे फॉर आर क्लास 11th। तो जो लोग भी 11th क्लास में आए हैं उनको पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग 10th क्लास बोर्ड क्लास। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है सबसे पहला वर्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी एक सिस्टम को कहा जाता है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पर आप काम कर सकें और अपनी लिविंग को अर्न कर सकें। जब हम बोल रहे हैं लिविंग को अर्न करना, मतलब हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ, हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो हम एक इकनॉमी का पार्ट हैं। तो कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर आप दो चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे हैं, बेसिकली काम कर पा रहे हैं और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जहाँ पर आप काम कर पा रहे हैं और लिविंग को अर्न कर पा रहे हैं, वो होता है इकोनॉमी। एक सिस्टम जहाँ पर आप काम कर पाएँ और अपने लिविंग को अर्न कर पाएँ। हमारी बेसिक नीड्स कुछ चार होती है: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है: व्हेन अ कंट्री और जियोग्राफिकल रीजन इज़ डिफाइंड इन कॉन्टेक्स्ट टू इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी पर्पसेस। तो इकोनॉमी की सेकेंड डेफिनेशन कहती है कि कोई भी कंट्री जब उसके इकोनॉमिक अफेयर्स पे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिफ़ाइन की जाती है तो वो इकोनॉमी कहलाती है। तो जब भी हम किसी कंट्री को इकोनॉमी बोलते हैं तो बेसिकली हम उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि मॉनेटरी पर्पस के लिए की जाती है। मॉनेटरी पर्पस से मेरा मतलब है जो कि अर्निंग पर्सपेक्टिव से की जाती है, जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, सेकंड वी हैव इज़ टाइप्स ऑफ इकनॉमी। इकनॉमी दो टाइप्स की होती हैं: ओपन इकनॉमी एंड क्लोज्ड इकनॉमी। ओपन इकनॉमी वो इकनॉमी होती है जहाँ पर ट्रेड अलाउ होता है, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जा सकती है बहुत इजीली। ठीक है, जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना अलाउ होता है दूसरी कंट्री के साथ। और क्लोज्ड इकनॉमी वो इकनॉमी होती हैं जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या कोई भी इकनॉमिक या ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करना अलाउ नहीं होता है। इंपोर्ट जो होता है इसमें हम गुड्स एंड सर्विस बाहर से मंगाते हैं, ब्रिंग करते हैं। एक्सपोर्ट में हम गुड्स एंड सर्विस बाहर भेजते हैं आगे सेल करने के लिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी। हमारी इकनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं और इकनॉमी में इन्हीं 3 सेक्टर्स में इकनॉमी के लोग काम करते हैं। तो ये एक तरीके से ऑक्यूपेशंस भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जहाँ पर बेसिकली ऑक्यूपेशन, पैसा कमाया जा रहा है किस मदद से, किसके हेल्प से? नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, कि जो भी नेचर की रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके हम अपनी अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। तो ये सारे जो ऑक्यूपेशन हैं ये वो ऑक्यूपेशन है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो जो भी फैक्ट्री यूनिट्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, वो सारा सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके रॉ चीज़ों को एक रेडीमेड आइटम बना देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कहीं रॉ से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ऐसी वाटर सप्लाई का सेम कंस्ट्रक्शन में भी यही होता है कि रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करके एक प्रॉपर बिल्डिंग फिनिश गुड बना दिया जाता है।
फिर आता है टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर जो होता है उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो जैसे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडुकेशन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, हेल्थ सेक्टर्स, ये सारी सर्विसेज हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, टीचर्स की जो सर्विस है, रियल एस्टेट जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ सर्विसेज हो गई। तो ये सारी जो है ये सर्विस सेक्टर्स है। या फिर डिलीवरी पार्टनर्स जो हमारे नए हैं, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनके भी एक डिलीवरी प्रोवाइडिंग सेक्टर्स है, ठीक है, जो कि एक सर्विस कर रहे हैं। इनका जो मोटो है वो क्या है कि नियर बाय रेस्टोरेंट से या ग्रॉसरी स्टोर से आपके घरों तक डोर स्टेप सर्विस देना। तो ये एक डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो कि नियरेस्ट रेस्टोरेंट से या फिर ग्रॉसरी स्टोर से आपके घर तक सामान को डिलीवर करते। तो ये भी एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, जब भी आप इकोनॉमिक्स के बारे में सुने या इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, कि इकोनॉमिक्स अगर कुछ है तो वो मनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार इकोनॉमिक्स के ग्रीक वर्ड पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से बना है। जो ये हमारा फर्स्ट हाफ है इको, इको कम्स विद द ग्रीक वर्ड ओक्यू। जो फर्स्ट हाफ है, एक सेकेंड, इट्स नॉट वर्किंग। इको जो फर्स्ट हाफ है उसका मीनिंग है, उसका ग्रीक वर्ड है ओक्यू, ठीक है। ओक्यू का मतलब होता है हाउस होल्ड, ओके। नेक्स्ट पे है, चलते हैं। फिर दूसरा है नॉमिक्स। नॉमिक्स का मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है नॉमिया, और इसका मीनिंग है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसका इकोनॉमिक्स का सिंपल लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो ये है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे घर पे फंड्स मैनेज हो रहे हैं, जो भी हम मनी से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं अपने घर में फ़ंड्स को इस्तेमाल करने के लिए, वो जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन मेकिंग की स्टडी या चॉइस जो है वो ही इकोनॉमिक्स है। जैसे हमारे घर पे जो भी सैलरी रिसीव हो रही है उसको मम्मी जैसे सही तरीके से बैलेंस आउट कर रही है, वो ही इकोनॉमिक्स है कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है एक चॉइस की प्रॉब्लम है या एक डिसीजन मेकिंग है जो कि हमें करनी पड़ती है। और क्यों करनी पड़ती है उसके कुछ 3 रीज़न्स हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। दूसरा है जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और तीसरा है कि इन सब के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसलिए हमें डिसीजन करनी पड़ती है कि हमारे पास सबसे पहला रीज़न यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हमारे पास प्लेंटी ऑफ अमाउंट हो या प्लेंटी ऑफ फंड्स हो, कि बहुत ही हमारे पास फंड्स हैं या बहुत ही अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो क्या कभी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए या कहाँ पर नहीं, या फिर क्या हमें पहले लेना चाहिए या क्या बाद में, हमें ऐसा कभी करना ही नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स जो ये डिसीजन मेकिंग है, जो ये स्टडी है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे पास जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड है। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो इसलिए हमें ना एक चॉइस करनी पड़ रही है, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है कि कहाँ पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पर आपको अमाउंट लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज हम किसको खर्च करने में लगाते हैं? अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, कि जो भी हमारी विशेज़ हैं उसको हम पूरा कर सकें। क्या इन रिसोर्सेज को खर्च करने का, क्या इन पैसों को खर्च करने का सिर्फ एक ही तरीका है? कैन यू स्पेंड अमाउंट ओनली इन वन वे? कि अगर मैं 10 रुपीज़ का नोट दूँ तो उससे क्या सिर्फ एक ही आइटम या एक ही मार्केट में अमाउंट, मतलब एक ही वेराइटी ऑफ आइटम है जो अवेलेबल है, कि सिर्फ 10 रुपये का कुरकुरे ही आता है? दैट्स नॉट द केस। तो इसी का मतलब है ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि आप अपने रिसोर्सेज को ना बहुत तरीक़ों से खर्च कर सकते हो। मतलब बहुत तरीके हैं जिसमें आप इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। 10 रुपीज़ कैन बी स्पेंट ऑन परचेजिंग कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ीज़। तो वो 10 रुपये आप बहुत तरीके से खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं ले सकते हैं।
तो आपको उसमें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ना कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। कि आप कुरकुरे लेकर सेटल डाउन हो जाओ, चिप्स लेकर अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर लो, या फिर टॉफ़ी चॉकलेट लेकर। तो वो जो डिसीजन है वो इसलिए करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज को खर्च करने के बहुत तरीके हैं और हमारी विशेस अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है डिसीजन मेकिंग की, जो कि हमें हेल्प करती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से खर्च करें कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर दें, जिनकी खुद की ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है चॉइस की, एक डिसीजन मेकिंग की स्टडी है, जिसमें हम डिसाइड करें कि हम अपने वांट्स को कैसे फुलफ़िल करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जिनके खुद की ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एक बार ये और क्लियर कर देगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। मेंशन कर रखा है हुज नेम इज़ चिंटू। ठीक है, सपोज़ उसका बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए उसको 5000 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, तो उस 5000 को रिसीव करते ही उसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि व्हाट ऑल थिंग्स ही नीड्स फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, तो उस लिस्ट में इसने कुछ मेंशन किया, जैसे कि पार्टी, कि हमें पार्टी करनी है। तो फ्रेंड्स और फैमिली का उसने मेंशन कर दिया कि फ्रेंड्स की पार्टी होगी, फैमिली की पार्टी होगी। ओके, फिर उसके बाद उसने मेंशन किया कि अब बर्थडे है, तो केक के बिना तो बर्थडे इनकम्प्लीट है। बर्थडे के लिए केक चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, शूज़ चाहिए, वॉच चाहिए और साइकिल चाहिए उसको। ठीक है, तो ये सारी उसकी लिस्ट थी। अब जैसे ये लिस्ट बनाई ना उसने, तो उसने सोचा कि यार क्या 5000 में मैं सब कुछ ले पाऊँगा। तो उसके लिए इसने ना अमाउंट लिखना शुरू कर दिया कि चलो देखते हैं क्या क्या मैं 5000 में ले पाऊँगा और क्या क्या मैं नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, तो जैसे पार्टी अगर ये फ्रेंड्स को दे रहा है, सपोज़ 2000 की पार्टी दे दी फ्रेंड्स को, 1000 रुपये मम्मा को दे दी मतलब फैमिली को, केक सपोज़ 500 का आ गया, कपड़े 1000 के आ गए, शूज़ 500 की सपोज़, वॉच भी 500 की, और साइकिल 10,000 से ज़्यादा की आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे उसने लिस्ट बना दी। अब जैसे ये लिस्ट बन गई तो उसने सोचा यार ये तो नहीं बन रहा है बजट में मेरे, मैं एक बार इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना पड़ रहा है। तो इसने जब कैलकुलेट किया तो 15,500 बना। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 4000 और 5000, हाँ 15,500 इज़ द अमाउंट, और वो भी प्लस का, क्योंकि अभी साइकिल का अमाउंट हमें डिस्क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, अब ये इस केस में जो ये 5000 अमाउंट उसको रिसीव हुआ वो क्या हुआ, वो लिमिटेड रिसोर्स थे या अनलिमिटेड वांट्स थे या फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। वो 5000 उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स था, उसके लिए लिमिटेड अमाउंट था। ठीक है, और ये जो उसकी लिस्ट है, ये लिस्ट क्या है उसके लिए, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये उसकी विशेज़ है जो कि वो पूरी करना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस विशेज़ में अब क्या ये सब कुछ ख़रीद सकता है 5000 के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या कर देगा, ये अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना शुरू कर देगा कि ये मुझे ना अभी बर्थडे के लिए चाहिए और ये मुझे बर्थडे के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2000 की फ्रेंड्स की पार्टी अफोर्ड कर सकता है और ये देनी भी पड़ेगी, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं छोड़ेंगे। फैमिली की भी देनी पड़ेगी क्योंकि मम्मा ने पैसे दिए, मम्मा को पार्टी नहीं दी तो फिर गलत हो जाएगा। केक ऑफ कोर्स बर्थडे केक के बिना इनकम्प्लीट है। कपड़े लेने पड़ेंगे, खुद को हीरो बनना है। शूज़ भी लेने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे तक हीरो बन जाएगा, फिर नीचे शूज़ भी तो ज़रूरी है। ठीक है, और लास्ट अब इतना करते ही उसने देखा कि यार इतने में ही मेरा तो 5000 ख़त्म हो गया, मैं वॉच और साइकिल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये तो मुझे अपनी लिस्ट में से हटाना पड़ेगा। तो अब इसने जो ये कट डाउन किया, ये एक तरीके से इसने कुछ ऑल्टरनेटिव्स चूज़ कर लिए जो कि उसके लिए अभी प्रायोरिटी हैं और जो वो लेना चाहता है, जो कि उसको सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। उसने अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स चूज़ कर लिए। यहाँ पर कुछ 4-5 आइटम्स थे जो उसने चूज़ कर लिए अपना बेस्ट सोच कर कि ये अगर मैं कंज्यूम कर लूँगा अभी बर्थडे के लिए तो मेरा ये सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो ये जो थे ये ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। तो मतलब ये इसमें चिंटू ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि वो 5000 को किस तरीके से खर्च करेगा जिससे कि वो अपने बर्थडे को अच्छे से मना ले और अपनी वांट्स को कुछ हद तक फुलफ़िल कर ले। ठीक है,
तो ये इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें समझ आया कि इकोनॉमिक्स एक डिसीजन मेकिंग है, एक स्टडी है चॉइस की, जो कि हमें सिखाती है कि हम अपने लिमिटेड अमाउंट को रखते हुए कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें विद दी ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिनको खर्च करने के बहुत तरीके हैं। तो उसमें से हमें अपना बेस्ट चूज़ करना होता है अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जो हमारे को अभी चाहिए। जो चीज़ें अभी चाहिए वो अभी ख़रीद लो, जो चीज़ें बाद में चाहिए वो हम बाद में ख़रीदते हैं। तो उस बेसिस पे, उस डिसीजन मेकिंग की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कह देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद करके चलना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी, कि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि पता होने चाहिए। तो पहला है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हम सब लोग कंज्यूमर है क्योंकि हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि उस चीज़ को कंज्यूम करके मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर के, और अपने प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने वैसे समझा दी है बट फिर से एक बारी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी पर्पस। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मॉनेटरी पर्पस के लिए की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँ, ठीक है, कोई मेरी फ्रेंड है और मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो क्या वो मॉनेटरी पर्पस के लिए हुआ? क्या वो अर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया और वो मैंने आउट ऑफ लव या आउट ऑफ अफेक्शन दे दिया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपना कोई स्टोर खोलूँ जहाँ पर मैं व्यूमेन कलेक्शन रख रही हूँ, जहाँ पर मैं ड्रेसेस वगैरह रख रही हूँ, तो वो मैंने शोरूम किसके लिए खोला है या फिर वो मैंने आउटलेट किसके लिए खोला है? वो मैंने आउटलेट खोला है अर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए, वो मैंने पैसा कमाने के लिए किया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप पैसा कमाने के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए करते हैं, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर मॉनेटरी पर्पस। और जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फॉर 11th क्लास। 11th के अपकमिंग चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं पोस्ट करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी लाइक, कमेंट, subscribe and press the bell icon for upcoming videos. Thank you and bye bye.